ओके, देख भाई, स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर। स्क्रीन शेयर करो। अभी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। बेटा करेक्ट इफेक्ट क्या होना चाहिए था? सर बी बासु टू सेल्स। मैं एक बार सब लोगों को बताया था कौन सा क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का फर्स्ट पार्ट, पेज नंबर बोलो। 18.44। 18.44 बेटा एक रेक्टिफिकेशन का डाउट है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं 18.44 पेज नंबर पे, ठीक है? तो सब लोग खोलेंगे पेज नंबर 18.44, क्वेश्चन नंबर 47 फर्स्ट पार्ट। कह रहा सेल्स इनवॉइस ऑफ 1000 फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बी बासु। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बी बासु टू सेल्स। आर यू विद मी? यस। क्या लिखा है? was, पढ़ो, was entered in the purchases book। हाँ पहले यही तक but in करते the हैं। ledger। नहीं पहले यही तक करते हैं। was entered in the purchases book। तो अगर हमने इसको परचेज बुक में लिख दिया तो क्या एंट्री करी होगी? purchases debit to B बासु। वेरी गुड, परचेजेस डेबिट टू बी बासु 1000 1000। यहाँ तक ठीक है? क्लियर है? यस। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ये एंट्री हमने परचेज बुक में तो डाल दिया, लेकिन परचेज बुक से फिर बी बासु के जब अकाउंट में लेके जाने लगे तो इस एंट्री के हिसाब से तो क्रेडिट होना चाहिए था बी बासु। हमने क्या कर दिया? यानी कि हमने अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या दिया? आई बात समझ में? यस। पक्का? यस। अब क्या होगा भाई? बी बासु डेबिट होना चाहिए था, हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, कैंसिल हो गया। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, परचेज नीचे आ जाएगा। तो यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगी? सॉरी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस को बाद में लिखते हैं, पहले टू सेल्स हो जाएगा 1000 और टू परचेज हो जाएगा 1000। क्लियर? यस। अब क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं, बैलेंस हुई नहीं, तो हमें बैलेंस करने के लिए सस्पेंस करना पड़ेगा 2000। क्लियर हुआ? सॉरी गाइस। हाँ क्या कह रहे थे? क्वेश्चन नंबर 30 एक और डाउट है। एक सेकंड रुक, ठंड लग रही है यार, मौसम चेंज हो गया, बारिश हो रही है बाहर। हाँ बाप रे, सॉरी। हाँ जी, सर पेज नंबर 18.42। अभी खोलने वाला तो तुमने भेजा होता मुझे, इसलिए था पर 18.42। बताओ बेटा। सर उसका क्वेश्चन नंबर जो 39 है उसमें फोर्थ पार्ट में डाउट है। बताओ बेटा इसमें क्या है? गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 7000 रिटर्न्ड बाय प्रतीक। प्रतीक ने गुड्स रिटर्न करे, क्या एंट्री होती? सेल्स रिटर्न डेबिट टू प्रतीक। ये क्लियर है? यस सर। 7000 उसके बाद कह रहा है वॉर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। यानी जब आप क्लोजिंग स्टॉक काउंट करते हो, क्लोजिंग स्टॉक तो कैसे होता है? फिजिकली काउंट होता है ना। अब गुड्स हमारे पास वापस आ गए थे, सेल रिटर्न का मतलब क्या है? हमने माल बेचा था, वापस आ गया, तो जब वापस आ गया हमारे गोडाउन में पड़ा होगा। तो हमने जब क्लोजिंग स्टॉक काउंट किया 31 मार्च को, कैलकुलेट किया हाँ भाई कितना आइटम पड़ी है गोडाउन में, तो ये वाला भी काउंट कर लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ठीक हुई है। यानी आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या करते हो? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस या क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, वो एंट्री ठीक अमाउंट से हुई है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? यही हमने आगे पूरा पढ़ा, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं करी। अब पूरा दोबारा से पूरा पढ़। सर मुझे लगा कि जब उसको इंक्लूड किया क्लोजिंग स्टॉक में तो उसकी भी कोई एंट्री करी होगी जैसे क्लोजिंग नहीं, स्टॉक। सो दो अलग अलग चीजें हैं बेटा, दो अलग अलग चीजें। पहली चीज सेल रिटर्न, जब माल वापस आया तो आप ये एंट्री करते हैं सेल रिटर्न टू प्रतीक। आर यू विद मी? ठीक
ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है ये एंट्री नहीं हुई, ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट क्या है वो समझते हैं। देखो होता क्या है, जब माल वापस आया तो हम एक तो ये एंट्री करते हैं, अब ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है साल के एंड में जब हम माल कैलकुलेट करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की एक अलग एंट्री होती है। अगर क्वेश्चन कहता है क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री नहीं करी या ये अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक में भी इंक्लूडेड नहीं है, तो हमें उसकी एंट्री अलग से करनी पड़ती, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज या क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। समझ आ रहा है? अगर वो ये बोलता है कि नहीं है उसके अंदर तो करते हो कि भैया इसका मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक 4000 से कम ले रखा है हमने, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा वापस 7000 से। सॉरी, क्लियर हुआ? और सर इसका फिफ्थ पार्ट भी समझ में नहीं आया। अब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री में तो यही हो जाएगी, रॉन्ग एंट्री में कुछ है नहीं, है ना। Yes. फिफ्थ पार्ट क्या है, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर परचेज फॉर वेरियस मेंबर ऑफ द स्टाफ, यानी हम अपने एम्प्लॉइज के लिए हमने गुड्स खरीदे थे एंड द कॉस्ट वाज इंक्लूडेड इन परचेजेस। अगर हमने और आगे पहले पूरा पढ़ लेते हैं। अ सिमिलर अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द स्टाफ मेंबर्स कंसर्न्ड एंड द नेट पेमेंट टू देम डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। यानी हमने क्या किया हमने 5000 की गुड्स खरीदे स्टाफ के लिए, ठीक है। अब स्टाफ के लिए खरीदे तो परचेजेस में तो नहीं आने चाहिए, ये क्लियर है, ठीक है। किस में जाने चाहिए थे बताओ? सर स्टाफ वेलफेयर में नहीं स्टाफ, हाँ बताओ बताओ। सर, वो सैलरीज में से हम सैलरी को डेबिट कर देंगे क्योंकि वो सैलरी के तौर पर हाँ हमने समझते हैं, देखो अब जरा इस पॉइंट को समझते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन से मतलब निकालो। क्वेश्चन कह रहा है हमने 5000 के गुड्स खरीदे स्टाफ के लिए। अब दो चीजें हो सकती है कि भैया जो स्टाफ के लिए खरीदे हैं हम अपनी मर्जी से स्टाफ को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तो ये हो सकता था भाई हमने स्टाफ के लिए खरीदे हमने दे दिए, जैसे दिवाली पे देते हैं या किसी भी चीज पे देते हैं, ऐसे कुछ भी हमने अपनी तरफ से दे दी 5000। एक तो ये हो सकता था, तब तो क्या होता स्टाफ वेलफेयर टू कैश। करेक्ट एंट्री की बात बता रहा हूँ मैं, क्लियर? समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है। दूसरा, हमने ये स्टाफ के लिए खरीदे और उनकी सैलरी में से पैसे काट लिए, हम स्टाफ को दे रहे हैं और उनको उनसे पैसे काट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम फ्री में दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ने सेकंड वाला पॉइंट बोला है, देखो ध्यान से आगे बोला है सिमिलर अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज ऑफ द स्टाफ मेंबर कंसर्न्ड एंड द नेट पेमेंट टू देम डेबिटेड टू सैलरी। यानी कि ये जो 5000 रुपए के गुड्स थे उनकी सैलरी में से हमने 5000 रुपए काट लिए और जब सैलरी की पेमेंट करी होगी तो 5000 काटने के बाद जो नेट अमाउंट बचा उतने से करिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं 1 लाख रुपए सैलरी पे किया तो 1 लाख में से 5000 कम करके 95 पे किया, एक पे करना था, पे कितना किया 95 और हमने एंट्री भी क्या करी सैलरीज टू कैश 95। आर यू विद मी? ठीक है, ये केस समझ आ गया पूरा? तो यानी यहाँ पे क्या एंट्री होनी चाहिए थी 5000 की, करेक्ट एंट्री सोच के बताओ। हम यहाँ पे एक तरह से उनको फ्री में नहीं दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, हम उनसे एक तरह से ये सैलरी की जगह दे रहे हैं, ये समझ लो 5000 रुपए के उनको गुड्स दे रहे हैं। बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए थी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। बिल्कुल, तो एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी टू कैश। लॉजिक समझ आया? मैं स्टाफ वेलफेयर कर नहीं ले रहा, ठीक है। 5000 5000 और हो गई क्या? क्लियर? कैश कैश कट गया, परचेज नीचे आ जाएगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री सैलरी टू परचेज। आर यू विद मी? लेकिन हाँ इसमें लिखा हुआ है सिमिलर अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज इसी से एंड द तो मुझे नेट पता पेमेंट्स चला। टू देम। तो यही तो क्या बोल रहा तो है ये कि ये सेकंड 5000 रुपए हमने जब सैलरी पे करनी थी तो उनकी सैलरी में से काट लिए, तभी तो मुझे पता चला कि भैया ये क्यों काटे हैं, ये क्यों काटे। आप लॉजिक लगाओ ना क्यों काटे हैं, क्योंकि हम सैलरी की जगह उनको ये 5000 रुपए के गुड्स दे रहे हैं। यस सर। ठीक है, अगर ये बात नहीं लिखी तो होती फिर तो मेरे माइंड में ये डाउट आ जाता कि भाई ये स्टाफ वेलफेयर में लेके जाऊं या सैलरी में लेके जाऊं। इसी से तो ये क्लियर हुआ पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है एंड द नेट पेमेंट्स टू देम डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। हाँ, तो यानी 95,000 इज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। ठीक है भाई 1 लाख की जगह आपने 95 पे किया, 95,000 इज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, तो 95,000 डेबिट टू कैश, ये हमने किया है। 5000 के घुस दे दिए उनको। ये जो 95,000 वाला अगर हम लेके चल रहे हैं तो उसकी एंट्री हमें नहीं करनी, नहीं वो लिखना। क्यों करनी है, वो तो कर चुके ना बेटा। देख मैं फिर से समझा रहा हूँ, निशाद बात समझो। आपने एम्प्लॉयज को 1 लाख रुपया देना था, आपने क्या करा 5000 के गुड्स दे दिए और 95,000 कैश दे दिया। यहां तक सिचुएशन समझ आई?
यस 95,000 जो कैश दिया उसके लिए क्या होगा, सैलरी टू कैश, यस वो एंट्री तो हो चुकी है। जो 5,000 गुड्स दिए थे उसमें सैलरी टू कैश करने की जगह हमने परचेजेस टू कैश कर दिया। क्वेश्चन को दोबारा पढ़, एक बार पढ़, कोई बात नहीं, शांति से दोबारा पढ़। यस सर पढ़ ले। समझ आया? यस और कोई डाउट? नो सर। हाँ परीक्षा, आप बताओ बेटा, आपका क्या डाउट है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो अच्छा, जो था ये ना वाला चैप्टर पार्ट फाइनेंशियल वाला, वो आपने कहा था। हाँ ये मैं बता देता हूँ, ये मैंने छुड़वाया था, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। और बताओ, और कोई इसके अलावा? ओके, ईशा आपने भी हैंड रेस किया था बेटा, क्लियर हो गया? और यही डाउट था आई गेस, सैलरी वाले। हाँ हाँ सर, वो सैलरी वाला मैं कह रही थी कि वो कैश तो हमारे पास से गया ही नहीं, तो कैश क्यों क्रेडिट हुआ? कौन से वाले पार्ट में? ये 5,000 में? यही 5th पार्ट। नहीं 5,000 रुपए के लिए बोल रही है, किसके लिए बोल रही है? 5,000 के हाँ लिए? 5,000। क्यों? अगर मैं परचेज कर रहा हूँ 5,000 रुपए का माल, क्या कह रहा है? गुड्स कॉस्टिंग 5,000 परचेज, परचेज करे ना, अभी खरीदे हैं, तो भाई जब खरीद रही है तो पैसे तो जा रहे हैं ना मेरे पास से। अच्छा, मतलब जो हमारा मतलब ऑलरेडी नॉर्मल कुछ मैं है। समझाता हूँ। तो क्या कहना चाह रहे, मेरा डाउट समझ गया। तेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हमारे पास जो ऑलरेडी गुड्स थे उसमें से हमने दिए हैं, या तो अगर उसमें से दिए होते तो सैलरी टू परचेज होनी चाहिए थी एंट्री, है ना? मैं कहाँ चला गया भाई? ये सब वही। हाँ, तो हम ऑलरेडी जो थे उसमें से नहीं दे रहे हैं, हमने खरीद के दिए हैं। देखो क्या लिखा है, परचेज। क्या लिखा है? गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर परचेज। अगर ये लिखा होता गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर गिवन टू वेरियस मेंबर्स, अगर इस तरह से लिखा होता तब तो मैं ये मान के चलता ऑलरेडी मैंने परचेज कर रखे हैं, परचेज अभी नहीं करे हैं। समझ में आया फर्क? यस क्लियर हो गया? चलो गुड। परीक्षा बेटा, जो वो एक पार्ट रह गया है, कहाँ से लेगी परीक्षा? यस सर। हाँ बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक दिन और रुकना पड़ेगा, इसके बाद बताऊंगा। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है कौन सा वाला बचा है भाई? एक ही चैप्टर बचा है, कौन सा बचा है, कौन बताएगा मुझे? प्रथम, जल्दी बता भाई, बुक पलट रहा है, जल्दी से देख लो कौन सा बचा है। भव्या, कौन सा चैप्टर बचा है? सर सिंगल एंट्री। हाँ सिंगल एंट्री है, इतना तो पता होना चाहिए था भाई। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम प्रथम, आज प्रथम के साथ डिस्कस करेंगे। बता प्रथम क्या होता है भाई सिंगल एंट्री सिस्टम? भूल गया है ना? याद नहीं है ना? अरे कुछ बोल दिया कर यार, हाँ ना, कुछ पता तो चले। ऐसा लगता है मैं डमशराज खेल रहा हूँ उसके साथ, गेस करूँ मैं क्या कर रहा हूँ, और उसमें भी एक्सप्रेशन एक ही होता है। तो मैं क्या गेस करूंगा भाई? आया समझ में, नहीं आया समझ में, कुछ तो बोल। अनम्यूट कर भाई, प्रथम नहीं अनम्यूट कर पता बेटा। सर। हाँ बोल दे, क्या हो गया? बोल के पता तो चलता है ना कि हाँ क्या कह रहा है। हाँ मैं रिकॉल कराता हूँ, मैंने आपको कराया था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जब हमने थ्योरी वाला चैप्टर किया था। कौन सा चैप्टर किया था? ये था चैप्टर 1 में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। परीका, क्या होते थे बेटा सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग? सर डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। हाँ, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हम क्या कर रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। समझ आ रहा है? ठीक है। और याद करो, मैंने सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए, परीक्षा बता सकती है मैंने किसका एग्जांपल लिया था? एक मैंने एग्जांपल दिया था समझाने के लिए कि सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करता है, कौन करता है? सर याद नहीं। कौन बताएगा? आयशा। सर शायद से जो पान वाली दुकान के हाँ, अंकल। पान वाली दुकान, जिसको मैंने बोला था पनवाड़ी। ठीक है, तो मैंने हाँ। एग्जांपल ईशा जी मैं बोलूं, ऐसे नहीं बोलूंगा ना। हाँ, तो
मैंने एग्जांपल लिया था किसका, पनवाड़ी का, कि जो आप हर नुक्कड़ पे यानी कॉर्नर पे देखते हो कि एक पनवाड़ी की शॉप होती है, छोटा सा एक बेचारा वो बिजनेस कर रहा होता है, वो भी तो बिजनेस ही कर रहा है भाई, तो फिर तो बुक्स उसको भी मेंटेन करनी है, लेकिन उसको तो ना अकाउंटिंग आती है, ना वो अफोर्ड कर सकता है एक अकाउंटेंट, तो वो क्या करेगा, वो कुछ कच्ची पक्की सी बुक बनाएगा, है ना, यानी कुछ कुछ रिकॉर्ड करेगा, कुछ कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है? प्रथम, प्रथम हैंड रेस कर और अनम्यूट कर Yes, लेते sir. आपको, अनम्यूटेड रख बेटा और हैंड रेस रख। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ। हमने करा था सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, दो तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं, डबल एंट्री या सिंगल एंट्री, यानी हम बुक्स किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम पे या सिंगल एंट्री। 99% तो डबल एंट्री होता है भाई, अगर हमें आता है अकाउंटिंग करना तो हम तो कैसे करेंगे, डबल एंट्री पे करेंगे ना भाई। और डबल एंट्री आपने सीखा है कुछ डेबिट और कुछ क्रेडिट, डबल एंट्री का मतलब दो इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। ये तो सिर्फ सिंगल एंट्री पे कौन फॉलो कर रहा होगा, सिंगल एंट्री में वो फॉलो कर रहा होगा जो फॉलो कर नहीं सकता या उसको आता नहीं, यानी जो ना ही अकाउंटेंट अफोर्ड कर सकता है, ना ही उसको खुद को अकाउंटिंग आती है कैसे, तभी तो वो कच्चे पक्के अकाउंट बना रहा होगा। सिंगल एंट्री का मतलब क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है आपने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया, यानी हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट नहीं दिए, हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट दिए, हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट दिया, हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। दिस इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी आपने ठीक तरीके से डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया, सिंपल सी बात। क्लियर हो गया, समझ आई मेरी बात? अब अगर मैं ठीक तरीके से डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो साल के एंड में अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाने बैठूंगा तो ट्रायल बैलेंस बन ही नहीं पाएगा, मेरे पास बैलेंसेस ही नहीं है प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स के। समझ में आ रही है मेरी बात? भाई आपने जब हिसाब ही नहीं रखे, प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग ही नहीं करी, तो आपके अकाउंट्स, क्योंकि मैंने बोला किसी किसी एंट्री में आपने एक ही इफेक्ट दिया, किसी किसी एंट्री में एक भी इफेक्ट नहीं दिया, तो ऐसे केस में मेरा ट्रायल बैलेंस उतना मैच भी नहीं करेगा। क्लियर? अब एक इफेक्ट दिया कैसे होगा ये भी समझ लो। अब भैया उसको तो लेजर बनाना नहीं आता ना, या जर्नल एंट्री करनी नहीं आती, वो क्या कर रहा होगा, लॉजिकली समझना। फिर से पनवाड़ी पे लेके जा रहा हूँ, पनवाड़ी बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाओगे, दिखता है सामने कि हाँ एक छोटा सा वेंडर है जो कि इस तरीके से अपनी शॉप चला। क्लियर? अब ध्यान से सोचना, प्रथम बेटा अब वो सोच वो कैसे हिसाब लगाता होगा कि मैंने पूरे दिन में कितने पैसे कमाए, सोच सकता है कैसे हिसाब लगाता होगा? उसको तो आता नहीं भैया ये अकाउंटिंग करना, थोड़ा सा ट्राई करके देख। सर जितने पैसे मिलते होंगे उतने वो काउंट कर लेता होगा। हाँ, तो जितने पैसे मिले, यानी कि आप कह रहे हो कि पूरे दिन में अगर उसको 10,000 रुपए मिले तो वो कहता है मैंने 10,000 कमाए, है ना? यस सर। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क क्या है भाई, वो कुछ पैसे खुद भी तो घर से लाता होगा, सारे पैसे थोड़ी ना मिलते हैं उसको। सोच आज आया, चल भाई मैं दुकान खोल ली है, हाँ भाई क्या चाहिए, कुछ सामान के कुछ पनवाड़ी बोला था पान चाहिए, चलो 100 कितने का है, 95 का, और 100 रुपए देगा सामने वाला बंदा तुम्हें, तो तुम भी तो 5 रुपए दोगे ना उसको वापसी, तो 5 रुपए तो घर से लाने पड़ेंगे ना, तो यानी कुछ तो पैसे घर से लाता है। तो होता क्या है, कोई भी शॉप, इट्स नॉट ओनली अबाउट जो मैं अभी पनवाड़ी का एग्जांपल ले रहा हूं, एनीबॉडी यार, कोई भी शॉप ओपन करेगा तो उसके पास कुछ पैसे तो वो अपने घर से लेके आएगा ना यार, टू स्टार्ट हिज डे, ताकि अगर कभी भी पैसों की जरूरत हो, वापसी कुछ देना है, रिटर्न देना है, या हमें भी कुछ खरीद के लाना है, तो हमारे पास वो इतने पैसे हो। ठीक है, तो यानी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए, वो एक एग्जाम्पल लेके दे रहा हूँ, मान लेते हैं 2,000 रुपए से उसने अपना दिन शुरू किया, 2,000 रुपए वो अपने घर से लेके आया। क्लियर हो गया? ठीक है, और दिन के एंड में उसके पास 10,000 रुपए, तो प्रथम उसने कितने कमाए तेरे हिसाब से? 8,000। 8,000। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? मोटा मोटा हिसाब यही रहता है भाई, मोटा मोटा बता रहा हूँ, मोटा मोटा हिसाब यही रहता है। इसके अलावा और क्या होगा, कुछ चीजें वो रिकॉर्ड करेगा। क्या? अगर किसी ने उससे उधार पे माल खरीदा है, ये तो रिकॉर्ड करेगा ना यार वो। जैसे सपोज करो मैं गया उसके पास, तो वो लिखेगा राहुल ने आज इतने रुपए का माल मेरे से उधार पे लिया, राहुल आज की डेट डालेगा और अमाउंट लिख, वो एंट्री नहीं कर रहा प्रॉपर। समझ में आ रहा है? वो एंट्री नहीं कर रहा, वो ऐसी ऐसी नोट कर लेगा रफ फॉर्म में। तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, ये क्या नोट कर रहा है, अपने डेटर। समझ आ रही है? अपने डेटर्स कि किस किस से मुझे पैसे लेने। क्लियर हो गया? तो प्रॉपर डे ढंग से एक तरीके से एंट्री नहीं करा, कच्चा पक्का सा हिसाब रखा है। सिमिलरली अगर उसने किसी को उधार पे माल किसी से उधार पे माल खरीदा है, तो वो नोट करेगा मुझे इसको इतने पैसे देने, मैंने इस डेट पे उधार पे माल खरीदा है। तो कुछ चीजों को तो वो रिकॉर्ड करेगा, कुछ को ढंग से रिकॉर्ड नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम किस तरीके से करा, आपने क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस किया, अगर आप ध्यान से देखो कि क्लोजिंग मेरे पास कितना था,
क्लोजिंग में पास कैपिटल कितना बचा, उसमें से ओपनिंग माइनस कर दिया। तो हम उसी पे हमने जो शुरू में बिल्कुल एक शुरू में अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे कुछ एक इक्वेशन बनाई थी, हम वहीं से शुरू करेंगे और वहीं से प्रॉफिट या लॉस निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है। गाइस एक सेकंड होल्ड करते हैं सर, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी वापस आ जाओ सब लोग, हो गया हो गया। बहुत गुस्सा आता है ऐसे टाइम पे अगर कोई सेल्स कॉल आती है। मतलब अच्छा खासा मैं पढ़ा रहा हूँ, पीछे से 2 बार कॉल आ रही थी, मुझे लगा पता नहीं कोई इंपॉर्टेंट बंदा होगा कॉल कर रहा है, कुछ किसी को जरूरत है मेरी। हाँ जरूरत थी कह रहे लोन ले लो मेरे से। नहीं लेना भाई, लोन नहीं लेना है, क्यों लूँ मैं लोन, नहीं चाहिए मेरे को लोन। हाँ जी वापस आते हैं। तो हम टॉपिक कर रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। हाँ जी गाइस, सिंगल एंट्री सिस्टम, और इसको दूसरा क्या नाम दिया है, क्या नाम, किस नाम से बुलाते हैं, अकाउंटिंग फॉर, बताओ भाई, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। प्रथम तेरे को बताना है चीजें, तेरे से पूछ रहा हूं मैं, आदत नहीं है तेरे को, तू भूल जाता है। हाँ भाई प्रथम। यस सर। हाँ डमशराज नहीं खेलना है। हाँ जी, तो क्या कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम, सिंगल एंट्री सिस्टम बोलो या फिर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, उससे आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उससे आप प्रॉफिट या लॉस निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी देखो, हमने एक फॉर्मूला सीखा था कब, अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते थे, याद आ रहा है कुछ, आखिरी में बिल्कुल जब अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो रहा था बिल्कुल तब सीखा था, जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी हमने सीख ली थी, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जहां पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया था कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है। हाँ स्निग्धा कैसे निकलता है बेटा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। हाँ एक मिनट रुको, ओपनिंग कैपिटल यानी शुरू में जो कैपिटल था, प्लस अगर आपने और कोई कैपिटल लगाया वो प्लस हो जाता था, एडिशनल कैपिटल, आगे प्लस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, और माइनस लॉस और माइनस ड्राइंग्स। हाँ मैं एक्चुअली इसकी वेट कर रहा था, पहले ये लिखूंगा, माइनस ड्राइंग्स। भाई देखो आपके पास 1,00,000 रुपए थे, मान के चलते हैं, ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास मैंने जब बिजनेस शुरू किया 1,00,000 रुपए, फिर ड्यूरिंग द ईयर मैंने 20,000 और लगाए, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया 1,20,000, उसमें से 30,000 निकाल लिए, तो अब कितना रह गया 90। यहाँ तक तो क्लियर होता है, समझ आती है सबको, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल प्लस हो गया, ड्रॉइंग्स माइनस होगी, और अब ड्यूरिंग द ईयर जो भी कमाया वो प्लस हो जाएगा, तो प्रॉफिट प्लस हो जाता है और लॉस माइनस हो जाता है, तो मैं यहीं पे माइनस करके ऐसे लिख रहा हूं, क्लियर। अब ध्यान से समझना, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ भाई, हम अकाउंटिंग इक्वेशन में तो ऐसे नहीं लिखते थे, वहां तो हम पूरी तरीके से लिखते हैं प्लस प्रॉफिट अलग और लॉस माइनस, मैं अब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वहां तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजेक्शन वाइज प्रॉफिट या लॉस लिख रहे होते थे, हर ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट और लॉस अलग अलग, पर अब आपको पता है भाई प्रॉफिट और लॉस तो हम साल के एंड में निकालते हैं, ये तो हम उस समय सिर्फ सीखने के लिए कर रहे थे, समझने के लिए कर रहे थे, है ना। तो प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो लास्ट में होगा, और एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, भाई दोनों थोड़ी ना होंगे, तो हम पूरे साल का प्रॉफिट या लॉस की बात करें, क्लियर हो गया, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस हो गया, लॉस होगा तो माइनस होगा, यहां तक सबको क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट, प्लीज समझ अप करके दिखाओ, अच्छा लगता है समझ अप कर दिया करो एक बार। और ईशा एंड तनीषा प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज, हाँ जी प्लीज कैमरा ऑन रखो बेटा, यहां तक समझ आया, ओके। अब अगर मैं यहीं से प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रथम जरा बताइए भाई, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज इक्वल टू, बताओ जरा, क्लोजिंग कैपिटल वेरी गुड, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स वेरी गुड, प्लस ड्रॉइंग, ड्राइंग्स।
क्लियर हो गया भाई? बाकी सिंपल करा ना मैंने, क्या करा, प्रॉफिट और लॉस को इस साइड में छोड़ दिया राइट हैंड साइड में, बाकी सब चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए इक्वेशन की दूसरी तरफ। ठीक है, जब उसको दूसरी तरफ लेके गए तो सारे प्लस माइनस हो गए, माइनस प्लस हो गए, साइन चेंज हो गए। क्लियर? तो यानी अब आपको सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है, और इसमें कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ या नया कुछ याद नहीं करा रहा हूँ, जो पहले आपने करा हुआ था वहीं से निकाल के दिखाया देखो मैंने आपको। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब इसी फॉर्मूले को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, एक सेकेंड। हाँ जी, अब इसी फॉर्मूले को हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूं आपको। हाँ जी, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं कोई अकाउंट तो बना नहीं रहा भाई, कुछ मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड तो है नहीं, तो मैं कोई अकाउंट बना रहा होता तब तो बोलता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो इसलिए मैं इसको क्या बुलाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और आगे वैसे ही लिखेंगे, फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च, फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ लेट्स से 2020। ठीक है, ये 2020 के एंड का बना के चल रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या था भाई, देखो ऊपर जो लिखा है उसी चीज को रेप्लिकेट करूंगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर और इधर आ गया अमाउंट। ठीक है, हाँ सबसे पहले क्या है, क्लोजिंग स्टॉक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग, सॉरी स्टॉक नहीं कैपिटल, क्लोजिंग के साथ में स्टॉक आ जाता है, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल कौन सी डेट का होगा प्रथम हमारे एग्जांपल में? 31 मार्च। पूरा बोल बेटा, एज ऑन 31 मार्च। आगे ईयर तो बोल। 2021। 21 कैसे हो गया, जब मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। जो साल 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है मैं उसकी बना रहा हूँ ना स्टेटमेंट। ठीक है, वो देखा ही था। तो क्लोजिंग हमारा यही हो गया ना, यानी ये कौन से ईयर की बना रहा हूँ, 2019 2020, ईयर एंडिंग 2020 बोला ना बेटा, तो क्लोजिंग हो गया एज ऑन 31 मार्च 2020। समझ आई बात? क्लियर? हाँ जी, इसके बाद क्या था फॉर्मूले में, देखो फॉर्मूले में क्या है, माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल को बाद में माइनस करेंगे, पहले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो, माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, और प्लस ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो मैंने सिर्फ बीच में अभी जो ओपनिंग कैपिटल था फिलहाल उसको छोड़ दिया है, बाकी फॉर्मूला वही है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो ये जो भी ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल हुआ होगा उसको माइनस कर दिया, जो ड्रॉइंग्स करी हुई उसे प्लस कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके बाद जो आता है उसे बुलाते हैं एडजस्टेड कैपिटल। कुछ नहीं है, बस हम ऑर्डर लिख रहे हैं, इस ऑर्डर के हिसाब से जो आ जाएगा उसे बुलाएंगे एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, और एडजस्टेड कैपिटल से माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल की हमारे एग्जांपल के हिसाब से कौन सी डेट का होगा बेटा प्रथम? सर 1 अप्रैल 2019। वेरी गुड, 1 अप्रैल 2019, साल के शुरू में जितना लगाया होगा। क्लियर? ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो आ जाएगा वो क्या होगा, तो पहले हमने यहाँ पे कुछ लिखा, एडजस्टेड कैपिटल आया, एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। क्लियर हुआ? समझ आया? अब आपको कैसे पता चलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट था या लॉस था, कैसे पता चलेगा प्रथम? सर प्लस माइनस में आएगा आंसर। हाँ, प्लस हुआ तो प्रॉफिट, माइनस। वेरी गुड, अगर प्लस हुआ तो प्रॉफिट होगा भाई, अगर माइनस हुआ तो लॉस होगा। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल बनवाड़ी वाला एग्जांपल में वापस आओ, दिन के एंड में अगर मेरे पास 10,000 रुपए थे और दिन के शुरू में 3,000, तो 7,000 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, सिंपल Yes, एग्जांपल रख रहा हूं मैं अभी। ठीक है, अगर दिन के एंड में 1,000 रुपए होते तो क्या हो जाता, 2,000 रुपए का नुकसान। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो आप इस तरीके से करके सिंपल से कैलकुलेट करो। हाँ, ये मैं अभी एक सिंपल एक दिन का एग्जांपल दे रहा हूँ, हम यहाँ पे पूरे साल की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप सिंपल से लेके चलो, ये आपका फॉर्मूला मैंने यहीं से ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे, वहीं से मैंने ये डिराइव किया, कुछ नया नहीं है, कुछ नया रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली सब। हाँ, बस यहाँ क्या कर रहे हैं, लॉजिकल याद कैसे करोगे, उल्टा चलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल से चल रहे हैं और जिसको प्लस करते थे उसे माइनस और जिसको माइनस करते थे उसे
प्लस कर रहे हैं, सिंपल सी बात। एडिशनल कैपिटल प्लस होता था यहाँ माइनस हो जाएगा, ड्राइंग्स माइनस होती थी यहाँ प्लस हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक, उसके बाद आ गया एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड में से ओपनिंग माइनस कर दिया तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं जरा, फॉलो बाई बुक। एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। हाँ जी, पेज नंबर 21.37 निकालो भाई, पेज नंबर 21.37 निकाल लिया सबने? दिखता है भव्या, प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। प्रथम क्या क्या दिया बताओ भाई, मैं यहाँ पे डालता जाता हूँ, देखते हैं आंसर आता है कि ओपनिंग कैपिटल 60,000। तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ लिख लो भाई 60,000, ठीक है, ये माइनस होगा। ड्रॉइंग्स 5,000 प्लस होगी। कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या है? एडिशनल कैपिटल, ये माइनस होगा, ठीक है। और क्या दिया है? क्लोजिंग कैपिटल 90,000। आई बात समझ में? ठीक है, तो जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। 90 में से 10 गए, बचा 80, 80 में से 5 ऐड हो गए 85,000, 85 में से 60 गए, आंसर इज 25,000। दिस इज प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट। अगर नेगेटिव आता तो लॉस होता। समझ आया गाइस? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपल सा क्या करना है, एक जो भी आपने हमने फॉर्मूला याद किया था उससे मैंने आपको जो यहाँ पे आंसर आया उसको डिराइव करके दिखाया कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। आपको सिर्फ इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा। क्लियर? हाँ परीक्षा बताओ बेटा। सर फिर एडजस्टेड कैपिटल की अलग पूरी कैटेगरी क्यों बनाई? यार ये तो मुश्किल सवाल है यार। मुश्किल इसलिए क्योंकि ये फॉर्मेट मैंने नहीं बनाया, ये फॉर्मेट जैसा चला आ रहा है वैसे ही चला आ रहा है। प्रोबेबली नहीं मतलब मैं बताता हूँ। प्रोबेबली वो ये दिखाना चाह रहे थे कि दो चीजें तो पहले ही आउटराइट हटा दो, जो एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग है, ठीक है, उसको आउटराइटली हटा दो क्योंकि उसमें तो कोई प्रॉफिट एलिमेंट है ही नहीं। तो आप वो सीधा ये दो चीजें कंपेयर करना चाह रहे थे। जैसे मैंने भी एग्जांपल में बताया था ना कि दिन के शुरू में कितना था और दिन के एंड में कितने पैसे बचे, एक तरह से वही आ गया ना, क्योंकि शुरू में साल के शुरू में 60,000 थे, साल के एंड में 85,000 है, तो यानी 25,000 कमाए होंगे। जो दो चीजें हमारी हम पैसे लगाते हैं या निकालते हैं उनको पहले हटा दिया उन्होंने। दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, ये मैं अज्यूम करके चल सकता हूँ क्योंकि ये इसी तरीके से फॉर्मेट बनाया हुआ। क्लियर? अदरवाइज और कुछ नहीं है इसका, सिर्फ एक तरीका है दिखाने का। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आई सबको? बहुत ही आसान है। तो आपका मुबारक हो, आधा चैप्टर बोल सकता हूँ, आधा चैप्टर खत्म हो गया और आधा चैप्टर अगले एक और क्वेश्चन करूंगा उसमें खत्म हो जाएगा। तो आज आपका एक और चैप्टर इसी बहाने, बहुत छोटा सा चैप्टर था, मैंने बोला था खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक पार्ट इसके अंदर मैंने आपको बताया था आपका नहीं आ रहा है, जिसमें हम करते हैं कि जो सिंगल एंट्री में बुक्स बनी हुई है उन्हें कन्वर्ट करो डबल एंट्री सिस्टम में। दैट वाज अ डिफिकल्ट पार्ट, वो मुश्किल पार्ट था। उसमें तो अगर मैं समझाने बैठता तो कम से कम 2-3 क्लासेस लगती है आराम से, ठीक है। तो वो वाला पार्ट हमारे कोर्स में है नहीं, तो इसलिए वो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पार्ट है वो बहुत आसान, ठीक है। ये क्लियर हो गया गाइस? समझ में आ गया? क्लियर है सबको? चल सकते हैं आगे? ओके, तो इसकी फोटो खींच लो भाई। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ पहले एक काम करो, ऊपर से खींचो, ये एक साथ ही लो, ये लो, ठीक है। तो एक इसकी फोटो खींच लो। अब फोटो इसलिए खिंचवा रहा हूँ क्योंकि इसी में ही एक और क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, वो देखते हैं कैसे करना है। चले आगे, हो गया? हाँ जी, अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जिससे हमने सिंगल एंट्री सिस्टम के केस में प्रॉफिट या लॉस निकालना सीखा। अब अगर कोई हमसे कहे क्या भाई आप हमें बैलेंस शीट भी बना के दिखा सकते हो, हमने प्रॉफिट और लॉस तो निकाल लिया, क्या आप फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हो कि साल के एंड में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उस बंदे के पास कितने एसेट है और कितनी लायबिलिटीज है। तो वो भी कोशिश कर लेते हैं भाई, जो जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके हिसाब से कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं ऐसे केस में क्या होगा। तो मैं पहले इसको रब कर देता हूँ,
ठीक है भाई। और एक नीचे फॉर्मेट और बना लेता हूं, देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर, मैं करके दिखा रहा हूं आपको 10। क्वेश्चन नंबर 10 निकालो भाई जरा सब लोग, पेज नंबर 21.39 पे। निशाद जो अभी कराया था उससे रिलेटेड कोई डाउट है क्या? पूछो, जल्दी पूछो, फिर आगे बताऊंगा। सर ये जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे? हाँ हाँ, नेट प्रॉफिट ही है बेटा, ठीक है ना। तो हमने रिवर्स कैलकुलेशन करके एक तरह से नेट प्रॉफिट निकाला, ठीक है। चलो आ जाते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिया है यार, हरी मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो बड़े सारे एसेट्स दे रखे हैं, फिर आगे कुछ ड्राइंग्स दे रखी है, फिर कुछ फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब बता रहा है। हमें क्या चाहिए? प्रथम प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे भाई? सर क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल Very good. कैपिटल, ये सब। वेरी गुड। तो हमें तो ये सारी चीजें चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, सब लोग बहुत फोकस करके सुनना। मैं को अगर ये सारी चीजें दे रखी, क्लोजिंग कैपिटल क्या है, एडिशनल कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है, ओपनिंग कैपिटल क्या है, तो मैं प्रॉफिट लॉस बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे फॉर एग्जांपल क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखा, फॉर एग्जांपल बाकी सब दिया है, लेट्स अज्यूम बाकी सब दिया है, सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल दिया, तो क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस शीट से नहीं निकाल सकता? अगर